सैकड़ों लोगों ने गाजियाबाद स्थित नोएडा में सुशांत एक्वापोलिस प्रोजेक्ट 2012 में अपना घर बुक करवाया, परंतु आज तक उनको अपना घर नहीं मिल पाया है। लगभग 10 सालों की कड़ी मेहनत, भागदौड़ और कोर्ट कचहरी के बावजूद भी इस समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। परंतु अब इस प्रोजेक्ट को सभी ने गंभीरता से लेते हुए सभी खरीदारों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसका नाम अंसल बायर होम एसोसिएशन रखा गया, जिसके तहत आज 18 दिसंबर 2022 को सभी ने मिलकर एक बैठक का आयोजन सुशांत एक्वापोलिस प्रोजेक्ट D8 की कार पार्किंग में की गई, ताकि इस समस्या का हल निकल पाए। देखिए हमारी खास खबर में। पूरी सोसाइटी के सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको एक जगह लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ यूनिटी होगी, जहाँ लोग इकट्ठे होंगे सर, हम कम से कम, अभी तो मैं एग्जैक्ट बायर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम 500 से 700 से ऊपर ही लोग होंगे, इससे कम लोग होंगे नहीं। तो जहाँ आपने देखा अभी नोएडा में एक टावर गिरा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की मेहनत का नतीजा था कि इतने बड़े बिल्डर के खड़े टावर को उसने जमींदोज करवा दिया, और वहां से उनसे पैसे भी लिए गए कि भाई आप यहाँ का कूड़ा भी उठाइए, आपसे जो परेशानी हुई उसको भी आप ही ठीक करेंगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा, या तो हम बिल्कुल ही इसको छोड़ दें और समझें कि भाई वो पानी में चला गया पैसा, लेकिन हम में से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने, कई ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, चाहे पीएफ हो चाहे कुछ हो, उसको निकाल के मकान बुक किया रिटायरमेंट करते समय। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मुझसे तो सीनियर काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट, शर्मा जी की सोसाइटी में ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के ही लोग हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनकी क्या स्थिति होगी पैसे लगाने के बाद, जो वो पैसा भी मिलने को राजी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप तो 25 लाख लगाएं, 5 लाख मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा। ये बंदरबांट हो रहा है क्या? हमें कह रहे हैं 8%, और जो दूसरी कमर्शियल जो संस्था इसमें लगी हुई है उसके 24%। हालांकि मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हमारे सुबोध जी हैं, सुबोध जी ने डीप डाइविंग करके बहुत सारे पेपर्स निकाले हैं, सारे ग्रुप्स को इन्होंने इग्नाइट किया हुआ है, हम सब ने कोशिश की हुई है, लेकिन थोड़ा इनके पेपर वर्क, इनका जो तह तक जाना कि भाई जुडिशियरी में अब तक कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अब तक के लोगों ने बनवाए हैं। होम बायर्स ने मेहनत की है सर। आज यहाँ के साथ साथ आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में भी एक प्रदर्शन है जिसमें कि होम बायर्स जा रहे हैं, और जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनको मकान नहीं मिला है, उसके लिए मास वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ मीटिंग रख ली थी और क्लास हो रहा था, तो मैं नहीं चाहता था कि मीटिंग किसी कारण से भी मुझे कैंसिल करनी पड़े, क्योंकि हम सबको इकट्ठा जुटना जरूरी था। तो मैं अब सुबोध जी को माइक दे रहा हूँ और उनको सुनिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको पता लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं ये लड़ाई लड़ने वाले। कई लोग लड़ गए, कई लोग जो लड़ गए वो निकाल के ले गए सर अपना मकान, अपना पैसा। तो आज ही यहाँ से निकलने से पहले हमें डिसाइड करना होगा सर कि हम घर में बैठ के या तो हम पूछते रहे कि यार ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हमारी ऐसे खराब हो गई, पैसा खराब हो गया, या नहीं तो फिर कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फल कर्मे तो भूतांतस्व वितुर्त कर्मणि। तो कर्म कीजिए ना, फल की चिंता छोड़ दीजिए, कर्म करने के लिए, कर्मठ होने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने 2012 में फ्लैट यहाँ बुक किया था, ये सोच के कि रिटायरमेंट के बाद में मैं अपने मकान में रहूँगा। मैंने और मेरे बेटे दोनों ने एक फ्लैट बुक किया था S3B टावर में, और उसके बाद में मुझे रिटायर हुए भी आज 4 साल हो गए। मैं और मेरा बेटा दोनों अलग अलग फ्लैट में 15,000 रुपये महीने किराए पर रह रहे हैं हम, और 15,000 महीने लोन की किस्त दे रहे हैं। 15,000 रुपये पेंशन के पैसे में से 15,000 महीने की किस्त देना, 15,000 रुपये महीने का किराया देना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इसके लिए मैंने रेरा में मुकदमा दायर किया था, उसका ऑर्डर भी मेरे पास आ गया। रेरा के ऑर्डर के बाद में NCLT में केस चला गया, तो रेरा के ऑर्डर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, और हम पेंशन में गुजारा करने के साथ साथ ये दोनों संभव नहीं हो पा रहे हैं कि हम किराए पर भी रहें और लोन का पैसा भी चुका रहे हैं। रमेश चंद्र भारती।
मेरा नाम निवेश सक्सेना है। हमने S3B टावर में 2 फ्लैट बुक किए थे और ये सोचा था कि अब जब अपना हो जाएगा तो रहेंगे। अभी भी मैं रेंट पे रह रही हूँ। जब मकान नहीं मिला 10 साल बाद तो हमने स्टेट कमीशन में दायर किया, जहाँ से जजमेंट ऑर्डर आया, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 9% इंटरेस्ट वापस होगा और एग्जीक्यूशन ऑर्डर भी आया है कि अंसल की सारी प्रॉपर्टीज डिटैच करेंगे। बट अभी क्योंकि NCLT में केस आ गया तो IRP जो डिसीजन लेगा उसके ऊपर बेसिस कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि शायद कंस्ट्रक्शन शुरू हो। आज की डेट में कंस्ट्रक्शन वहीं का वहीं है, कोई एक्शन नहीं है और हमारे ऑर्डर पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ है कि ना हमें रिफंड मिला है ना हमारी फ्लैट में कोई भी चीज़ शुरू हुई है। अंसल एक्वापोलिस में हमारे 2 फ्लैट्स है जो कि हमने 2011 में बुक करवाया था। दोनों हमने अपनी वाइफ और सिस्टर इन लॉ के नाम पे ये बुक कराया था और इसके लिए हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन भी लिया था। वो लोन अमाउंट करीब 50 लाख रुपए का। आज 11 साल बाद हमने वो सारा लोन पे कर दिया है, लेकिन आज तक हमें कुछ नहीं मिला है। ये फाइट पता नहीं कितनी लंबी जाएगी और ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे सिस्टम में होम बायर्स की सिक्योरिटी के लिए क्या है। इतने केसेस लग रहे हैं, कभी NCLT, कभी रेरा, कभी सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। But what is in the name in the hands of home buyer, nobody is able to tell. There is no security of home buyer. यूपी सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि होम बायर्स की सिक्योरिटी के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और लिमिट किया जाए। हाँ, और रेरा को अगर आपने बनाया है तो रेरा को वो ताकत आप प्रदान करे कि होम बायर को प्रॉपर फेयर जस्टिस मिल सके। पावर मिलनी चाहिए रेरा। अगर वो फेयर जस्टिस नहीं मिलती है तो ये सारी सिर्फ जो है आपको रोकने के लिए और आपको ठहराने के लिए वो एंटिटीज बना दी गई है, लेकिन वहाँ पे जस्टिस के नाम पे जीरो है। देखिए, मैं S3B टावर से हूँ, मैं सेल्फ करण पाल। यूपी रेरा ने एक वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया मुझे कि भाई आप इनको पैसा दीजिएगा इस डेट तक। यदि वो इस डेट तक नहीं देते हैं तो फिर इस पे NCLT जो MLRC जो लगता है अलग से, वो लगा के इसको पेमेंट देनी पड़ेगी। इन बिटवीन जैसे जैसे यूपी रेरा ने वो सर्टिफिकेट इशू किए, उसी के साथ साथ अंसल जो है NCLT में चला गया। अब NCLT में जाने के बाद वहाँ पे इन्होंने हर मीटिंग में किसी न किसी कैंडिडेट के किसी का नाम ही नहीं है लिस्ट में, किसी का पूरा ही अमाउंट का ख़त्म कर दिया, किसी को ऐड ही नहीं कर रखा है। कहने का मतलब ये आता है कि यूपी रेरा जो बनाई गई है गवर्नमेंट ने या यूपी सरकार ने, तो उसको कुछ पावर भी दीजिएगा। पावर होनी चाहिए कि भाई हाँ, जैसे ही यूपी रेरा एक सर्टिफिकेट इशू करती है तो वो पैसा साथ के साथ वो बायर्स को, होम बायर्स को दे दे। फिर उसका यानी कि जो अंसल है या होम बायर्स हैं उनके साथ कोई रिलेशन ना रहे। परंतु यहाँ तो होम बायर्स का भी रिलेशन अभी चल रहा है, अंसल का भी चल रहा है। तो ये बहुत ही पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। अभी आपने यहाँ भी सुना होगा, जैसे आज हमारी मीटिंग हुई है, इसमें भी ऑब्जर्व भी किया होगा कि अभी तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। अब तो वो नाम भी नहीं रहा S3B टावर का, वो भी ख़त्म हो गया। तो अब होम बायर्स क्या करेगा? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा अंसल एक्वापोलिस S3B टावर में एक फ्लैट हैगा, जिसको मैंने 2015 में बाय करा था, बट अब तक मेरे को उसका पोजीशन नहीं मिला है। और ये इसका फाइनेंस इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने करा था, जिसने 90% तक फंड ऑफ बिल्डर्स को पे ऑफ कर दिया है और अभी तक कोई उम्मीद भी नहीं है ऐसी। अभी NCLT में इसका केस चल रहा है और इसको अंसल ने अपने आप को वो कर दिया है, बैंकरप्ट कर दिया है। मेरा टावर है S3B, मकान नंबर 10/03। हम रेरा कोर्ट में गए थे। रेरा कोर्ट ने मेरे को 14 लाख रुपया पेमेंट दे दिया और पूरा पेमेंट दिया नहीं। मेरा 37-38 लाख बनता है, पूरा पेमेंट दिया नहीं, 14 लाख पेमेंट दे दिया और उस मकान को 10/03 को किसी गीता कुमारी को बेच दिया। अब हमें ना तो पेमेंट पूरा मिला और मकान भी मेरे हाथ से यूनिट भी कैंसिल। गीता कुमारी को बेचा, 27 लाख। 27 लाख गीता कुमारी ने पेमेंट कर दिया अंसल को। अंसल से गीता कुमारी खरीद लिया। हाँ जी, 14 लाख मिला। हमको 14 लाख मिला। 420 हुआ हमारे साथ।
14 लाख मेरे को मिला, 27 लाख उससे ले लिया और 27 लाख अंसल ने अपने जेब में रख लिया। आज के डेट में ना तो मेरे पास पैसा मिला और ना ही मकान मेरे नाम है। मैं जितेंद्र चड्डा, मैं D1 टावर में है। मैंने 2012 में बुकिंग कराया था और मुझे ये कहा गया है कि 3 साल के अंदर आपको मकान मिल जाएगा। है लिखा है रिटर्न में है। उसके बाद चलता रहा ऐसे ही, कुछ पता ही नहीं। जब भी यहाँ आते थे हाँ बन रहा है, फिर बीच में रुक गया। अब उसके बाद हमने कुछ एडवांस पैसा भी दे दिया इनको। अभी हार्ड अर्न मनी, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सारा पैसा हमने जितना भी कमाया था सब इनको दे दिया। और एक्चुअली अब मैं 2 साल में रिटायर होने वाला हूँ और मेरे साथ एजिड मदर है। मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कुछ समय में रोज मेरे को इतनी टेंशन होती है कि क्या करेंगे हम आगे जाके। और जिस तरह से स्थिति है, कितना दिया हुआ है? मैंने टोटल पैसा 30 लाख रुपए दिया हुआ है। 30 लाख रुपए दिया। 12 साल 2012 में दिया था, 10 साल हो गए आज तक। हाँ, मैं प्रवीण कुमार, S3B1202 मेरा फ्लैट है। मैंने 2012 में बुक कराया था और अभी तक फ्लैट मुझे नहीं मिला। मैं 2018 में रेरा में गया था और रेरा ने मुझे ऑर्डर दिया कि आपका पूरा पैसा जो है अंसल ने वापस देना है, लेकिन अभी तक मुझे कोई पैसा नहीं मिला है और ना ही फ्लैट मिला है। और उस अंसल से मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने कोई भी पैसा देने से मना कर दिया। मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के रेरा का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमें फ्लैट ही नहीं मिलता है। हमें खाली एक पेपर मिला है कि आपको पैसा दिया जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें। 2018 में मिला था मुझे। आज 5 साल हो गए मुझे पेपर लिए हुए भी, लेकिन एक भी पैसा मुझे नहीं दिया है। और ना ही कोई बिल्डर हमें सुनता है, ना डीएम सुनता है हमारी। हम तो खाली एक पेपर लेके बैठे हैं कि इसी उम्मीद में कि हमें फ्लैट मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। हमें कुछ भी नहीं मिला है और ना ही हमें उम्मीद दिखती है। और आज मैं रिटायर हो चुका हूँ, रिटायर हुए भी 2 साल हो गए और 2-4 साल जिएंगे तब तक तो फ्लैट मिलने की उम्मीद में नहीं है। उम्मीद है जोगी जी शायद अपने पास रख लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सरकार के पास रहे, अंसल के पास नहीं रहे। हाँ जी किया 11 साल होने वाले हैं। नाम बताओ कौन से? S3 0203। हाँ जी 11 साल होने वाले हैं सर। हम लोग बहुत दुखी हो गए। अब हम 70 साल के हो गए हैं, हमसे धक्के नहीं खाए जाते, लेकिन हमें बहुत अफसोस लग रहा है जिन्होंने हमारे साथ चीट किया उनको, कहा अंसल वाले हो, डालमिया वाले हो, आरपी हो, कोई भी हो, बहुत गलत हमारे साथ धोखा हुआ है, जिससे हमें बहुत दुख लग रहा है। और हमें अंदर से बहुत भगवान के आगे दुआ करते हैं कि भगवान उनको सुमति दो। हमारा जो पैसा लगा या हमें पैसा दो या हमारा मकान दो। हम बुढ़े आदमी है, घरों में से भी जूते खाते हैं कि तुम लोगों ने सारा अपना कमाया पैसा फंसा दिया, लेकिन हमारी कोई पुकार नहीं सुनी गई। अभी तक हम बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चे भी डांटते हैं कि अब आपकी उम्र, बच्चे नहीं आ सकते, बेटी हैं दोनों, वो नहीं आ सकती, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर। हम कहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा कुछ बने। उन जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया भगवान उनको भी सुमति दे के हमारा दे दे, हमारे ऊपर तरस कर ले, हमारी एज के ऊपर तरस कर ले। बहुत परेशानी है। मेरा जो फ्लैट है B2A 0401 पे 2011 में बुक करवाया था और टिल अब 2022 हो गए और अभी तक हमें ना तो फ्लैट मिली है और ना कोई उम्मीद जग रही है। और फ्लैट की पूरी कीमत 2011 और 2014 तक मैं 57 लाख 22 हज़ार रुपये पे कर चुका था। तो अब देखना ये है कि आगे जो होता है सुप्रीम कोर्ट या NCLT इस केस के बारे में कुछ हमारे लिए, हम जो सफ़र कर रहे हैं हमारे लिए सोचे और आगे लोगों को ऐसी तकलीफ ना हो, इसके बारे में भी सरकार को जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट ये लोग दे देते हैं जो लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं और लोगों का पेमेंट हड़पना और ऐसे 420 करना, इन जैसे लोगों को कभी प्रोजेक्ट हैंडओवर ही ना करें। धन्यवाद। मेरा नाम BD जोशी और हम B2B बिल्डिंग में हमने फ्लैट लिए हुए। ये मेरे साथ के कई लोग हैं और भी हैं, करीब 42 लोग हैं। करीब 10-10, 15-15 साल हो गए हैं हम लोगों को पैसे दिए हुए। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100%, 95%, 90% पेमेंट कर दी है और ना बिल्डिंग में कुछ 5-6 साल से काम हो रहा है, ना फ्लैट मिल रहा है, ना पैसे मिल रहे हैं। लोगों को EMI भी देनी पड़ रही है, किराए के मकान में रहना पड़ रहा है और यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। कोई रेरा में घूम रहा है, कोई NCLT में, कोई कंज्यूमर फोरम में, जगह जगह जा रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, कई तो बेचारे इस दुनिया से जा चुके हैं
और कई जाने की कगार पे हैं, कई इतने बूढ़े हैं, इतने बुजुर्ग हैं कि वो चल फिर नहीं सकते, भाग दौड़ नहीं कर सकते। और जो डेवलपर जिन लोगों ने ये मतलब इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, वो लोग अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हम सब की तरफ से हमारी प्रार्थना है कि सरकार हमारी बात सुने, हमारे बारे में हम जैसे लोगों के लिए कुछ रास्ता निकाले। बीइंग अ होम बायर्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस प्रोजेक्ट में किसने किससे पैसा लिया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमें तो एक एडवर्टीजमेंट देकर ये कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट है और हमने एक होम बायर्स की तरफ हमने फ्लैट बुक कराया। अब बुक कराया, आज के डेट में क्या है, ये बात 12 साल पहले की है, 2011-12 के टाइम की है। आज स्थिति ये है कि जब अंसल भाग चुका है, जबकि वो इस प्रोजेक्ट का गारंटर था, डालमिया इस प्रोजेक्ट का गारंटर है, लेकिन इस कहीं भी पिक्चर में नहीं है। जब वो गारंटर है तो उसका पर्सनल एसेट इसमें सीज होना चाहिए। वो लोग क्यों अपने बेड पे सो रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, 5 स्टार होटल में मीटिंग कर रहे हैं, और हम लोग बीइंग होम बायर्स हमें रोड पे भटकना पड़ रहा है। हम अपने सारे पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा सारा कुछ लगा दिए। कुछ लोग तो ऊपर चले गए, कुछ लोग हैं। अब देखिए, अंसल ने अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमसे तो पैसा लिया, एक इन्वेस्टर भी इसमें से निकल के आ गया जो कहता है कि 90 करोड़ रुपया फाइनेंस किया था। आज उसके पैसे 27% इंटरेस्ट से बढ़ रहे हैं और हमारे पैसे को मतलब रोड पे भटकना पड़ रहा है। बताओ, हम जब एक सिटी, हमारे पैसे नहीं थे, जब 2011 से हमने दिए तो हमारे जितने भी होम बायर्स हैं, अगर मान लो कि 500 होम बायर्स हैं, उनके जितने भी पैसे हैं उन सबको काउंट करो, और जितना 27% उनके इंटरेस्ट को दे रहे हो, उनके पैसे पे इंटरेस्ट लग रहा है, हमारे पैसे पे भी 27% लगाओ। ऐसा क्या हमने पाप कर दिया कि मोदी हमारे ऊपर नहीं देख रहा है? अरे उसके पैसे पे 27% इंटरेस्ट लग रहा है और हमारा पैसा चोरी का है। हम नीरव मोदी नहीं बन सकते, लेकिन वो तो नीरव मोदी बन के भाग रहा है। 27% या तो उसके बंद करो, उसके 90 करोड़ करो और हमारे पैसे को काउंट करो। दोनों को इंसाफ के तराजू में रखो, दोनों को बराबर बराबर दो साइड में रखो। जिसका पलड़ा भारी है उसको तो पहले पोजीशन दो, पहले घर वाले को पोजीशन दो। किसने किससे पैसे लिए, उसका जो पर्सनल अगर इसने अपना ये दे रखा है, गारंटर दे रखा है, तो वो डालमिया और अंसल को जेल में बंद करो, उसके पर्सनल एसेट को बंद करो, उसके होम लोन या उसके रेंटल जो भी पैसे आ रहे हैं उसको ब्लॉक करो। और कितने नीरव मोदी इंडिया में बनाओगे और पकड़ पकड़ के लाओगे? क्या ये डेली का न्यूज़ यही बनते रहेगा? क्या यही सोच के हम हमेशा वोट देते रहेंगे? क्या हमें वोट देने का टूल बना रखा है? बस हमसे यही मैं आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर हमें कोर्ट न भटकना पड़े। हम कोई चोर उचक्के नहीं हैं, हमें चोर उचक्के बनाने पर ये टेंडर बनाई जा रही है। हमें भारत सरकार पे विश्वास है, ये विश्वास आगे भी बना रहे 100 साल तक। हमारे बच्चों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। काफ़ी बातें इन्होंने बड़ी सटीक करी। जब एक आदमी ने एक अपना प्रोडक्ट बेचा और उसके पैसे उसने बाहर से ले लिए, तो बाहर का इन्वेस्टर जो 280 करोड़ का जिसका वोटिंग राइट ज़्यादा है उसको क्यों दिया? अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर उसको क्यों बनाया कि ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं? उसको बात छोड़ दीजिए। आज सरकार चिल्ला के, मैं कहता हूँ ये सारा सबसे बड़ा फेलियर ना, उसको मौका मिला चोरी करने का, हमको बेवकूफ़ी में लुटने का मौका मिला और सरकार आंख बंद करके अपना कमीशन खाती रही और कुछ नहीं किया। आज 10 साल से ये मामला क्या किसी भी सरकारी संज्ञान में नहीं है, चाहे वो मुलायम सिंह की या अखिलेश की यादव की हो, चाहे मोदी जी की यादव योगी जी की हो, चाहे मोदी जी की हो। एक कॉमन आदमी जिसने हम सब में हार्ड एंड मनी लगा के पैसा कहाँ से उठा के इसमें लगाया। आज सरकार जागो ग्राहक जागो, ग्राहक क्या जागेगा? ग्राहक तो आपका घंटा बजा रहा है कि तुम जागो, सरकार सो रही है, सरकार सो रही है। तो जागो ग्राहक जागो नहीं, जागो सरकारें जागो, और जनता के लिए कुछ नहीं हो सकता। आज मामला कभी एनसीएलटी में फेंक दिया, एनसीएलटी के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं, तो फिर कोर्ट क्यों बना रखा है? रेड़ा बनाया, रेड़ा के किस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो सकता है? और आज मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता है? पैसा सरकार देगी नहीं, बिल्डर खा गया है, अंत में पैसा तो हमारे गया। आज सुप्रीम कोर्ट भी कौन सा जजमेंट इसमें पास कर लेगी? अंत में बेस्ट पॉसिबल जजमेंट इसमें यही होगा कि वो इसका राइटफुल ओनरशिप एसोसिएशन को देगी, फिर एसोसिएशन अपने पैसे जोड़ जाड़ के जो भी इसमें खर्चा पानी लगेगा उसको एक बनाएगी। लेकिन इसके लिए भी हमें अपनी चीज़ पाने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही। इससे अच्छे तो गुलामी काल में थे कि हमने देश को आज़ाद कराया। यहाँ हमारा अपना फ्लैट आज़ाद करा रहे हैं, यहाँ हम अपना फ्लैट आज़ाद करा रहे हैं ना, वो भी नहीं होगा। यहाँ जिसके पैसे थे यहाँ हम अपना फ्लैट आज़ाद करा रहे हैं, उसके लिए दुनिया भर के तरद्दुद हम पापड़ बेल रहे हैं, वो भी नहीं। और फिर जागो ग्राहक जागो, ग्राहक तो अपनी ग्राहक की तो आपने आँख फोड़ रखी है। मेरा फ्लैट है S3B, चौथी मंजिल पे 4, तो 4
और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट में एज ए सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुई हूँ और हमने तो बड़े अरमान से मकान भरा था कि बाद में उसमें रहेंगे, तो वो कुछ मिलने का कोई चांस ही नहीं बन रहा। अब 10 साल हो गए, आज 2012 में भरा था मैंने और मैं अभी तक 24 लाख दे चुकी हूँ। अब देखो आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 24 लाख रुपए निकालना नॉट ईजी, और मैंने होम लोन लेके भरा है, मतलब इंटरेस्ट भी दिया है। तो और मेरे जैसे बहुत बहन भाई हैं मेरे, एक तो हमारे बैंक के ही हैं, उन्होंने तो 2 फ्लैट भरे बेचारों ने, रिटायरमेंट का सारा पैसा लगा दिया उन्होंने। और कई लोग तो डेथ बेड पे पड़े हैं, कई लोग तो डेथ बेड पे पड़े हैं। आप सोचिए, एक की तो डेथ हो गई है मेरे नोन में, एक की तो डेथ भी हो गई है। तो आप बताइए फिर कब देंगे ये हमें? कुछ तो करवाइए आप लोग हम लोगों के लिए। मैं उत्तराखंड से आया हूँ और मेरा S3B में 16 फ्लोर पर टावर है और मैंने रात भर जर्नी की है और मेरा जो पेमेंट मैंने अंसल को दिया है वो 28 लाख में दे चुका हूँ अपनी कमाई का। आई एम ए यंग पर्सन, आई एम ए सिविल इंजीनियर और मेरी सारी कमाई अब तक की मैंने अंसल को दी है 28 लाख। बट NCLT ने मेरा क्लेम बनाया है 5.5 लाख का। मैं 28 लाख दे चुका हूँ और NCLT मुझे बता रहा है कि आपने 5.5 दिया है अपनी लिस्ट में। देखिए ये आपकी NCLT की लिस्ट है, इसमें 5.5 ही NCLT की लिस्ट है, इसमें ये 5.5 लाख अमाउंट मेरे नाम से बता रहे हैं। बट मैं 28 लाख दे चुका हूँ जो मेरे पास रिसीव्ड भी है। 2012 में मैंने फ्लैट लिया था, उत्तराखंड में रहता हूँ, मैं रात भर जर्नी करके यहाँ पर आया हूँ ये मीटिंग अटेंड करने। हमने 2011 से माई नेम इज धर्मपाल, माई फ्लैट नंबर इज S3B0804। मैं 2011 से इनको पेमेंट दे रहा हूँ, रेगुलर पेमेंट दे रहा हूँ। जो पेमेंट इन्होंने लिया वो हमारा पैसा कहाँ लगाया इन्होंने? फ्लैट पे एक भी उसमें नहीं लगाया। हम भिखारियों की तरह इनके आगे हाथ फैला रहे हैं कि हमारा फ्लैट दे दो। हमारे बच्चे आगे तड़प रहे हैं कि पापा आपने पैसा कहाँ लगाया? हमें तो रोना आता है इस बात पे, हमें कुछ मिला नहीं, हम कहाँ जाए, किसी के आगे हाथ फैलाए? जो सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? सरकार उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेती? हम तो पागल हो गए। हम बिल्कुल जी, बहुत मेहनत से जोड़ा जाता है पैसा, हमारा नेक कमाई का पैसा हम कहाँ ले जाए? सपना लेके मकान। सर मैंने 2007 से पैसे दिए हुए यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये इतना, और मेरे को ये मैंने अंसल में भी नौकरी करता था मैं, उसके बाद इन्होंने मेरे को ऑल ऑफ सडन इन्होंने ये कह दिया कि जी ये हम NCLT में चले गए हैं, NCLT में भी ये गेम खेल रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब उस एक बंदे के लिए तो हमें 8% रुपये दे रहे हैं, उसको 27% रुपये दे रहे हैं विस्तार को। ये रूल ऑफ थंब चलेगा क्या चलेगा? मतलब आपस में ये वाइट कॉलर जॉब वाले गेम खेल रहे हैं ना। अब मैं बताऊँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मेरे पैसे डूब गए, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? मेरी 2 डॉटर्स हैं, आप बताइए मेरा क्या होगा? ये बेचारा टूटा हुआ हाथ है इस बेचारे का है, तो ये बेचारा कहाँ से पैसे लाएगा, कहाँ से अपना सर्वाइव करेगा? हमें बहुत परेशान कर दिया। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ योगी जी और मोदी जी, आप कहते हो ना जहाँ झोपड़ी वही मकान, हमारा तो मकान को झोपड़ी भी नहीं मिल रही हमारे को। तो आप कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और हम तो सड़क पर आए हुए हैं, हम परेशान हो गए हैं। इसके गम से मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मेरी माता जी की मृत्यु हो गई है, मैं हाइपरटेंशन का मरीज बन गया हूँ। ये रूल कहाँ का है? कब जाओगे? हमारे को लूटोगे, बर्बाद करोगे? हम तो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ एक मोदी जी से उम्मीद है और योगी जी से, वही हमारा कल्याण करेंगे और कोई नहीं करेगा। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सारे बिजनेसमैन मिले हुए हैं, ये व्हाइट कलर जॉब वाले मिले हुए हैं, बड़े बड़े जो फिश है ना वो मिली हुई है, शार्क टैंक बना हुआ है इनका। हम बर्बाद हो चुके हैं, ये सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ योगी जी, आप प्लीज अपना डंडा चलाओ। जहाँ झुग्गी वही मकान कहते हो ना, तो सर हमारा तो फ्लैट था, हम कहाँ जाएं? हमारा क्या होगा सर? हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं आपसे, और किसी से उम्मीद नहीं हमारे को। जी, मेरा नाम शक्तिधर ओझा है और मैं अंसल्स होम बायर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर हम सारे होम बायर्स ने सर 2012 से मकान बुक किया हुआ था और 2012 से लेकर सर अब NCLT में जाने तक हमें किसी भी तरह की कोई कहीं से मदद नहीं मिली, ना तो अंसल्स की तरफ से, ना IRP की तरफ से, ना RP की तरफ से। तो हमने सर फिर अपनी लड़ाई खुद लड़ने का निश्चय किया और हमने लोगों को संगठित करने के लिए ये अपनी सोसाइटी बनाई। सर शक्ति जी, आप बायर हो, कितने बायर्स हैं इसके अंदर? सर अभी तो हम साथ में इकट्ठे 500 बायर हो गए हैं सर। हमारा जो सारा ग्रुप अगर हम ऐड करें, सारे टावरों को मिलाएं
तो 500-600 बायर अभी हैं सर। कितने टावर आते हैं इसके अंदर? 500 सर अभी जो हम 10 टावर की बात कर रहे हैं सर, अभी इसमें टोटल 26 टावर हैं। धीरे धीरे हम सारे जुड़ रहे हैं सर, और ये जो नंबर्स हैं वो 1000-1500 से ऊपर ही जाएंगे सर, कम नहीं। अच्छा, अगर बात की जाए टोटल प्रोजेक्ट की, मतलब जितने भी टावर्स हैं यहाँ पर, कितने करोड़ का है ये मामला, थोड़ा बताएंगे? सर ये तो खैर मेरे पास इसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, लेकिन सर ये कम से कम 1000 से 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा सर। 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट? बिल्कुल सर। और सभी लोग दुखी हैं इसमें? सर आपको यकीन बताएं, मैं क्या बताऊं, मुझे रात में 11 बजे फ़ोन आते हैं कि देखिए मेरे हस्बैंड नहीं हैं, मेरा अपना पीएफ का सारा पैसा लगा हुआ है, मुझे ये बीमारी है, प्लीज़ मेरा पैसा किसी तरह से वापस करा दीजिए। सर मैं कई बार नींद में से उठ के बैठ जाता हूँ, रोने लग जाता हूँ कि कैसे होगा। सर लड़ाई अभी बहुत लंबी है सर, मुझे लड़ाई दिख रहा है सर, लड़ाई के बाद क्या होगा नहीं पता, लेकिन मैं उन्हीं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। क्योंकि सर आप बताइए, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी दे दी सर, मैं सर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था जब मैंने अपनी सारी सर जमा पूंजी इसमें लगा दी। आज सर 2012 से लेकर आज तक अगर उस पैसे को मैं रखता तो शायद वो 25 लाख रुपए सर मुझे शेयर मार्केट के हिसाब से भी 4 करोड़ बना होता सर। जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, आज से पहले कभी बायर्स ने ऐसी लड़ाई लड़ी किसी भी प्रोजेक्ट पे? सर ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बायर्स ने लड़कर और अपना हित साधा है, अपने फ्लैट्स लिए हैं। आम्रपाली देख लीजिए, और अभी पीछे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एनबीसीसी इन्वॉल्व हुई है और फिर वो बना रही है प्रोजेक्ट। तो हम भी जाते हैं सर, और हमें हिंदुस्तान के संविधान और यहाँ की जुडिशरी सिस्टम पे पूरा भरोसा है सर। ये हमेशा दबे कुचले लोगों के साथ है, सही लोगों के साथ है सर। धनाढ्य कितने भी बड़े हों, कितना भी पैसा लगा लें, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो न्यायालय है, हमारे जो न्यायाधीश बैठे हैं वो न्याय करेंगे। इसमें ऐसा है सर कि 2 पार्टियां हैं सर, एक तो कंपनी है जिससे अंसल वालों ने लोन लिया था, और एक हम बायर्स हैं सर जिसने पैसे लगाए थे। अब सर ये कहा जा रहा है कि जो हम बायर्स हैं जिन्होंने हमने पैसे लगाए हैं, उनको सर जब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 8% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सर, और सिंपल इंटरेस्ट सर। और जब प्रोजेक्ट की हालत स्थिति ठीक नहीं थी, जब ये डूबने वाला था, तब लोन लिया गया, उसका बंदर बांट किया गया, और उस पे सर आप 27% कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है सर। तो सोचिए सर हमारे साथ कितनी जाती है, उसी के कारण सर 420 तो क्या 840 भी बोल सकते हैं आप इसको। अब धाराएं तो हमें इतनी पता नहीं, लेकिन कानून इनको ज़रूर बताएगा सर कि इनके साथ क्या होना है। और इसमें गारंटर थे कौन कौन थे सर? गारंटर इन द सेंस ऑफ कि ये तो अंसल थे और डालमिया वाले थे, ये दोनों गारंटर थे, और ये अपने महलों में बैठे हुए हैं सर, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। बच्चे इनके पूरे वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, और हम सर यहाँ सर्दियों में लोग इकट्ठे कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि बस हमारा एक 2 रूम सेट जो है, हमें हमारा 2 रूम सेट मिल जाए सर। अच्छा, 10 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को, कई सरकारें यूपी की आई गई, किसी ने मदद नहीं करी, किसी के संज्ञान में नहीं है ये बातें जो आप बता रहे हो सर? रेरा से लेकर कंज्यूमर कोर्ट से लेकर गवर्नमेंट सब तक दरवाज़ा खटखटाया गया सर। लेकिन सर ऐसा है, कुछ कमियां हम में भी रही होंगी, हम सारे संगठित होकर कर नहीं पाए। एक एक व्यक्ति कर रहा है, एक एक व्यक्ति इस सिस्टम में कहां तक जा सकता है सर। मैं सरकारों का दोष इसमें नहीं दूंगा सर, मैं सिर्फ कहूंगा कि हमारा थोड़ा सा लैकुना था, कमी थी। अब हम सारे इकट्ठे हो गए हैं, और हमें पता है अब हमें योगी बाबा भी मदद करेंगे, अब हमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करेगी, और हमारी जुडिशरी भी मदद करेगी सर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं आप, इसको लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बात कर रहे हैं, कितना विश्वास है, क्या आपका काम हो पाएगा, कितने समय लगेगा इसमें? सर समय कितना लगेगा ये तो मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन काम जरूर होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मैंने इतने कई सारे स्टेटमेंट्स और जजमेंट्स देखे हैं कि हमेशा होम बायरों का पक्ष ही रखा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गाड़ी कमाई देने वाले लोग हैं, इनके पास और कुछ नहीं है सर। तो न्यायालय सदैव हमारे साथ है सर। न्यायालय पे विश्वास है आपको? आपका पूर्ण विश्वास है सर, पूर्ण विश्वास है न्यायालय पे सर। तो अंत तक लड़ाई लड़ोगे आप लोग? सर हम उस दिन हमारा लड़ाई ख़त्म होगा जब हमें हमारा यहाँ मकान मिल जाता है, और हम अपने मकान के गृह प्रवेश करेंगे। हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे, हम सब एक साथ एकजुट हैं, और हम तब तक लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं सर।